ये ना उसका तो टेलीग्राम वाले का विश्वास किया करो। हाँ तो डिफेमेशन देख रहे थे ना, तो देखो ऐसा है कि डिफेमेशन जो है, तो इसमें वी ऑलरेडी स्टडीड कि इन द इंग्लिश कॉन्सेप्ट देर आर टू थिंग्स, लाइबल एंड स्लैंडर, ठीक है। तो बट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, सो यू नो दिस वेरी वेल दैट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस defamation can be both. It can be a crime and as well as defamation Indian context में crime भी हो सकता है. It can be a crime as well as a civil wrong. Okay. In case of civil wrong, because this is not even a basically breach of contract or nor a breach of trust, so that's why in the civil aspect it will be basically called as कि हम बात करेंगे कि civil wrong में defamation में दोनों में कोई relevance नहीं है, ठीक है, चाहे वो libel हो चाहे वो slander हो, ठीक है। तो डिफेमेशन इन केस इट्स अ सिविल रॉन्ग, अगर वो क्राइम है तो फिर डिफरेंट चीज है, वो हमने देखा है पहले क्राइम में, ठीक है। बट इन द सिविल रॉन्ग इंडियन पोजीशन ये नहीं बोलती है कि वेदर इट्स स्लैंडर और लाइबल, बोथ आर बेसिकली रॉन्ग ओनली, ठीक है, एंड बोथ विल बी, जिसमें आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। अच्छा, डिफेमेशन एज अ क्राइम एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफेमेशन एज अ क्राइम एंड डिफेमेशन एज अ सिविल रॉन्ग? सो इन दिस केस द मेजर डिफरेंस इज दैट यहां हम बात करें तो if it's a crime, so in that case it's a wider thing that has affected not just the individual. Okay, so if that defamation has not just affected the individual at a bigger scale, has several other elements that we discussed in the classes of law of crime, so us samay that will be a crime. But here when the defamation has by words, or basically it might be permanent, it might be whether it's libel or it's slander, whatsoever be spoken words, any published communication, if you are publishing and that is harming any person, okay, that is harming the dignity of any individual, that is defaming any individual, okay, and you owe the duty to give respect to that individual, in that case if you commit defamation then that will be a civil wrong, ठीक है। So what was the last point that we discussed in the previous class? सर लास्ट में ना आपने केस लिखाया था यूसुफ ऑफ वर्सेस एमजीएम पिक्चर्स लिमिटेड। वो केस हो गया था। हाँ केस आपने लिखा दिया था। Okay, so now coming on to libel and slander under Indian law. Put this main heading, libel and slander under Indian law. तो Indian law में libel और slander का क्या मतलब है, ठीक है। So what is the meaning of this? तो देखो, हम अगर बात करें लाइबल और स्लैंडर की, ठीक है, सो इन इंडियन लॉ देखो एक कंट्रोवर्सी है, बट कंट्रोवर्सी ये है कि लाइबल और स्लैंडर में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बट वी ऑलवेज होल्ड द मेजॉरिटी ओपिनियन एंड द मेजॉरिटी ओपिनियन स्टेट्स की इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। सो राइट, देयर इज अ देयर ऐसे लिखो, देयर हैज बीन अ कंट्रोवर्सी but the majority view, that is the weight of the authority, but the majority view is that there shall be no distinction between libel and slander in India. Okay, there shall be no distinction between libel and slander in India. All right, and both are actionable per se, both are actionable per se. That means plaintiff does not needs to prove damage, that means plaintiff does not needs to prove damage and law assumes the damage automatically.
लाइबल एंड स्लैंडर वाला तो हमने देखा, बट नाउ राइट वन थिंग, वन बिगर हेडिंग, दैट इज definition of defamation in tort law in India. In law of torts, definition of defamation in law of torts in India. तो देखो डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि इफ एनी स्टेटमेंट दैट इज पब्लिश्ड, अगर कोई भी स्टेटमेंट ही नहीं, कोई कुछ भी अगर पब्लिश होता है, ठीक है, जो कि इनहेरेंटली एक फॉल्स चीज है, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और जो कि किसी इंसान की रेप्यूटेशन को लाइक माइंडेड और एक राइट थिंकिंग पीपल ऑफ द सोसाइटी की नजरों में अगर कम कर देता है, ठीक है, अगर वो पब्लिश्ड स्टेटमेंट, अगर जो जो लोग सही सोचते हैं सोसाइटी में, अगर उन सभी लोगों की नजरों में अगर उस पर्टिकुलर जो है चीज को अगर कम कर देता है, अगर अगर लेसन अप कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफेमेशन। ठीक है, ये एक सिविल रॉन्ग है, दैट मीन्स क्राइम, क्रिमिनल डिफेमेशन अलग है, बट ये सिविल है, दैट मीन्स ये उस इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट पब्लिश हुआ है उसकी रेपुटेशन को जो है हार्म किया है, जिसमें कि क्या है कि जो विक्टिम है वो कंपेंसेशन सीक कर सकता है, दैट द पर्सन कैन सीक कंपेंसेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेन बात ये है कि पब्लिश होना चाहिए, ठीक है, और जो जिस इंसान ने डिफेमेशन किया है और जिसका डिफेमेशन हुआ है, केवल उससे हट के थर्ड पार्टी को भी ये पब्लिकेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, राइट, डिफेमेशन इन इंडियन टॉर्ट लॉ, defamation in Indian tort law is the publication of a false statement, is the publication of a false statement that lowers a person's, that lowers a person's reputation, that lowers a person's reputation in the estimation of right thinking, in the estimation of right thinking members of society, in the estimation of right thinking members of society. And also write, it is a civil wrong in bracket write tort, it is a civil wrong in bracket write tort aimed at protecting, aimed at protecting an individual's reputation, an individual's reputation, allowing the victim to seek damages, allowing the victim to seek damages. ठीक है, उसमें 3 एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इस चीज का पब्लिकेशन होना चाहिए, दैट मींस इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एंड सेकंड इज कम्युनिकेटेड टू थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं कि खाली दो में आपस में बात हो रही है, देन दैट विल नॉट बी डिफेमेशन, थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। और ये जो डिफेमेशन है दैट मस्ट बी रेफर्ड टू, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द प्लेंटिफ ओनली। ऑलराइट, अब तुम ये कहो कि मेरा डिफेमेशन हुआ है और बाद में पता चल रहा है कि तुम्हारा डिफेमेशन एक्चुअली नहीं हुआ है, जो जो पब्लिकेशन हुई वो किसी और को कंसर्न थी, तो उसमें यू कैन नॉट सीक कंपेंसेशन। ठीक है, उसमें आप नहीं कंपेंसेशन सीक कर सकते, उसमें जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए टू द बेसिकली प्लेंटिफ ओनली। ठीक है, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखो, इन पार्वती, PARVATHI, in Parvati versus Mannar case, it was held that the English rule that requires the proof of damage in slander, देखो एक बार इंडियन में ये कि एक बार पता लग गया कि हाँ डिफेमेशन या डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा गया है,
then that will be basically defamation. अब यहाँ पर ये है कि इंडियन रूल जो है इस बात को बोलता है कि अगर जो है ये अनरीजनेबल है, और इसी केस में ये कहा गया है कि जो ये इंग्लिश रूल है कि स्लैंडर हुआ है तो डैमेजेस का प्रूफ दो, कि आपके उस डिफेमेशन से जो है आपकी कंपनी के शेयर्स गिरे हैं, आपका ये लॉस हुआ है, आप उसका प्रूफ दो. If you are not giving the proof, then that will not be accepted as it. Okay, so right, it was held that English rule requiring the proof of special damage in slander is unreasonable and should not be applied in India. Is unreasonable and should not be applied in India. ठीक है, ये अनरीजनेबल है और इंडिया में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, एंड ऑल्सो राइट, English law itself was also considered unsatisfactory and hence it was held that oral defamation should also be actionable. Oral defamation should also be actionable without proof of damage. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ डैमेज को बार बार मत लाओ. ठीक है, तो यही बात है यहाँ. ठीक है, अब ऐसे एक मेन हेडिंग डालो, एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन. देखो, पहली सबसे मोस्ट एसेंशियल बात तो यही है कि जो स्टेटमेंट है वो खुद में डिफेमेटरी होना चाहिए. ठीक है, तो स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, दैट्स फॉर श्योर. अगर स्टेटमेंट खुद में डिफेमेटरी नहीं है तो तब तो फिर हम इस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे पुट दिस फर्स्ट मेन हेडिंग दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, एंड देन राइट अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी डिफेमेटरी. कब होगा डिफेमेटरी? जब या तो किसी की रेपुटेशन को, या फिर जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनकी नजरों में किसी की इमेज को, ठीक है, तो या तो जो है दूसरों को, या फिर उसको, मतलब ऐसे दूसरों को मजबूर कर दे कि वो लोग उसको या तो हेट करें, ठीक है, या उसको अवॉइड करें, या उसको रिडिक्यूल करें. ठीक है, या फिर इससे एक फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट या डिसलाइक आए दूसरों के माइंड में उस इंसान के लिए जिसका आपने डिफेमेशन किया, then that will be called as a defamatory statement. ठीक है, so just try it. A statement is said to be defamatory. A statement is said to be defamatory if it. A statement is said to be defamatory if it injures the reputation. If it injures the reputation of a person. If it injures the reputation of a person and lowers him in the estimation of right thinking members of a society. ठीक है, lowers him in the estimation of right thinking members of the society. ठीक है, सोसाइटी के राइट थिंकिंग मेंबर्स के माइंड में उसके एस्टिमेशन को जो है वो कम कर दें. ठीक है, और एक और पॉइंट लिखो, एंड द स्टेटमेंट हैज कॉज्ड अदर्स टू, and the statement has caused others to
अवॉइड हिम, कॉमा हेट हिम, कॉमा रिडिक्यूल हिम, ठीक है, रिडिक्यूल हिम, कॉमा फील कंटेम्प्ट और डिसलाइक, फील कंटेम्प्ट और डिसलाइक। तो यहां से पता चल रहा है कि रेप्यूटेशन को हर्ट होना इज मस्ट, खाली फीलिंग्स हर्ट वाली बात इसमें नहीं आती है। फीलिंग हर्ट हो रही है विल नॉट बी डेफेमेशन, ठीक है। तो ऐसे लिख लो कि द एसेंस ऑफ डिफेमेशन, द एसेंस ऑफ डिफेमेशन is injury to reputation and not mere hurt of feelings, is injury to reputation and not mere hurt of feelings, and not mere hurt of feelings, ठीक है। तो देखो अब एक स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें यह है कि जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो सही सही सोचने वाले मेंबर्स हैं, जो कि रीजनेबल हैं, जिनको दिमाग में जो है वो यूं समझ लो कि फेयर माइंडेड है वो लोग, है ना, जिनका दिमाग फेयर माइंडेड है, तो उनके दिमाग में जो है क्या रेपुटेशन डाउन हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे लिखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डिफेमेशन, right? The test is that, the test is that how would, the test is that how would right thinking members of society, how would right thinking members of society view the statement, ठीक है। जो सोसाइटी के राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं वो इस जो है बात को कैसे देखते हैं, व्यू द स्टेटमेंट। And also right, this should not be based on the views of hypersensitive people, जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उनके व्यू पर बेस नहीं होना चाहिए। This should not be based on the views of hypersensitive people, ठीक है, or a special group with extreme views, या ऐसे किसी ग्रुप के व्यूज पर बेस्ड नहीं होना चाहिए जो कि बहुत एक्सट्रीम ग्रुप है या समथिंग लाइक दैट। नो, इट मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन दैट, ओके। अगला देखो, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, कौन कौन से तरीके के डिफेमेटरी स्टेटमेंट होते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट। देखो स्पोकन वर्ड्स है, पिक्चर है, स्टैचू है, जेस्चर है, सब कुछ ही हो सकता है। सो राइट, अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कैन बी मेड थ्रू, अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कैन बी मेड थ्रू स्पोकन वर्ड्स, कॉमा written or printed matter, written or printed matter, comma pictures or images, comma pictures or images, comma statues or effigies, comma statues or effigies, ठीक है, कॉमा कंडक्ट और एक्शंस, इवन कंडक्ट से भी जो है वो ऐसा स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट कन्वे हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, कंडक्ट और स्टेटमेंट, सॉरी एक्शन, ठीक है। अच्छा,
एक सालमन की डेफिनेशन भी लिख लो, ठीक है। सालमन की एक ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन है, राइट। अकॉर्डिंग टू सालमन a defamatory statement is one a defamatory statement is one a defamatory statement is one which which tends to lower a person in the estimation of society, which tends to lower the person in the estimation of society, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि दूसरों के एस्टिमेशन में, सोसाइटी की, इसलिए मतलब सोसाइटी के एस्टिमेशन में आपकी इमेज को लोअर करते हैं, ठीक है। एंड causes feeling of hatred, contempt, ridicule, fear or disesteem. Disesteem. इसमें आप केस लॉ लिखो। कैसे 2006, ठीक है। दीपक कुमार बिस्वास वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केस 2006, ठीक है। इस केस में देखो क्या था कि अपील्स करने में ना, सब्सिक्वेंट कोर्ट में अपील करने में एक्चुअली डिले हो रहा था, ठीक है। तो जो पार्टी थी उसने क्या किया, उसने इस सभी डिले के पीछे का जो कारण था वो वकील को बता दिया, ठीक है। कहा कि लॉयर का जो है लैचेस की वजह से हो रहा है, LACHES, ठीक है। It stated that due to the laches of the lawyer, the delay in appeal is there, okay। And now the question is, what is laches? It is basically negligent delay, you समझ लो negligent delay। तो ये कहा गया था कि जो लॉयर है वो बेसिकली नेग्लिजेंटली डिले कर रहा है अपील को, जिसकी वजह से ये केस जो है वो अपील नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ द इन दिस केस द लॉयर चार्ज्ड द पर्सन विद डिफेमेशन, but here in this case it was noted that mere criticism cannot be defamation, because here the person has just criticized the lawyer by saying that he is negligently delaying the case, the appeal of the case, and that's why the delay is there, so mere criticism cannot be defamation, all right। So लिखो ऐसा कि there was a delay in appeals and it was blamed on lawyers laches, and it was blamed on the lawyers laches, blamed on the lawyers laches, ठीक है। It was held that the statement was not defamatory the statement was not defamatory as there was no intention to harm the reputation,
as there was no intention to harm the reputation, and also the statement did not attack the personal integrity of the lawyer. ये भी कहा गया कि इसमें कोई लॉयर की अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी पर कोई अटैक नहीं था, ये इट वाज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लॉयर की अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी जो है वो हार्म हुई, ठीक है। एंड ऑल्सो वो स्टेटेड दैट मियर क्रिटिसिज्म इज नॉट डिफेमेशन, ठीक है। ये भी कहा गया कि बस क्रिटिसाइज करना जो है डिफेमेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। बस क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप डिफेम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अभी एक और केस है, राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी केस। दिस आल्सो 2006, ठीक है। सो इसमें जो है राम जेठमलानी जी ने एक जो है केस किया था, ही वाज द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट वाज सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये एक्यूजेशन था कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है वो एक्यूजेशन लगाया राम जेठमलानी ने ऑफ रिसीविंग फंड्स फ्रॉम अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। ये राम जेठमलानी जी जो है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जो है पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मनी रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें जो है बिकॉज दिस वाज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट एंड इट वाज हेल्ड दैट दिस इज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ अटैक ऑन द पर्सनल इंटीग्रिटी व्हिच वाज ऑब्वियसली फॉल्स एंड वाज अटैक ऑन द पर्सनल इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्सन। ये उस व्यक्ति की पर्सनल इंटीग्रिटी पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऐसे लिखो, the plaintiff was accused of receiving money from a banned organization, and it was held that the statement was clearly defamatory, okay, was clearly defamatory. The reason was that the allegations were serious, ठीक है, बहुत सीरियस एलिगेशन थे। Reason was that the allegations were serious, comma, irrelevant to the proceedings which were going on, and hence a damage award of rupees 5 lakh was given. सर लास्ट वाली लाइन क्या थी? And a damage award of rupees 5 lakh was given. मैं सो रहा था क्या नहीं तो सर। तब, जब मतलब जब कॉल किया था? नहीं सर, मैं ना जस्ट खाना खा के उठा था तब तो। और तुरंत मैंने बैठवा दिया है। नहीं नहीं सर, सोया नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, सो
now right, a question, what is not defamation then? What is not defamation? देखो, किसी को मियर अब्यूज करना या फिर किसी की इंसल्ट करनी, ठीक है, ये डिफेमेशन नहीं होते। वल्गर जो है, अगर मान के चलो किसी ने वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन कोई रीजनेबल इंसान उसको सीरियसली नहीं लेगा, जस्ट उसको ऐसा वल्गर लैंग्वेज समझ के छोड़ देगा, या कोई ऐसा गुस्से में वर्ड बोला गया हो जो कि कोई रीजनेबल इंसान को सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है, और इससे उसकी रेपुटेशन नहीं हार्म होगी, तो उसको नहीं कहा जाएगा, दैट विल नॉट बी बेसिकली डिफेमेशन, राइट? सो राइट दिस, mere abuse or insult by the means of mere abuse or insult by the means of words spoken in anger, by the means of words spoken in anger, or even vulgar words which no reasonable person will take seriously, which no reasonable person will take seriously, or do not harms the reputation, or do not harms the reputation, will not amount to defamation. ये देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हर्ट फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, वो भी डिफेमेशन नहीं होंगे। ऐसे एक और पॉइंट लिख लो, द वर्ड्स दैट अलोन हर्ट्स द फीलिंग्स, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, या इमोशनल सेंटिमेंट्स, दैट हर्ट्स फीलिंग्स और इमोशनल सेंटिमेंट्स does not amounts to defamation. Unless harms reputation. सर आपके साइड से है ना, वो ऑडियो में ऐसी वो आवाज आ रही है कि हवा तेज चल रही हो। अच्छा, कि हवा बहुत तेज चल रही हो तो हाँ, मतलब ऐसी वो आवाज आ रही थी जब आप बोल रहे थे तो खाली एक बंद कमरे में बंद कमरे में कहां से हवा तेज चल सकती है? Put a big heading in Nendo, and in bracket write in defamation. देखो, इननेंडो क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सामने तो दिखेंगे कि बड़े जो है कोई मतलब नहीं था, एकदम सिंपल वर्ड, बट इनका बहुत हिडन मतलब होता है, ठीक है? इनका जो है सिंपल मतलब नहीं होता, इनका बहुत छुपा हुआ मतलब होता है जो कि डिफेमेशन कर सकते हैं। ऐसे लिखो, समटाइम अ स्टेटमेंट में look या appear innocent on the face of it. Sometimes a statement may look
या appear innocent on the face of it, but carries a hidden or secondary meaning, but carries a hidden or secondary meaning, which is defamatory, which is defamatory. That hidden meaning is called as innuendo. तो क्या होता है, तो देखो जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट होते हैं ना, तो या तो प्राइमा फसाई डिफेमेटरी हो सकते हैं, ठीक है, या तो प्राइमा फसाई डिफेमेटरी हो सकते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट इट इज क्लियरली डिफेमेटरी, और या तो हो सकते हैं डिफेमेशन बाय इननुंडो, ठीक है। तो दो तरीके से डिफेमेशन हो सकता है, जस्ट राइट इन प्राइमा फसाई डिफेमेशन लिखो, प्राइमा फसाई डिफेमेटरी में लिखो statements which are clearly defamatory on the face of it, statements that are clearly defamatory on the face of it. ठीक है, और दूसरे में लिखो स्टेटमेंट्स अपीयर इनोसेंट, स्टेटमेंट्स अपीयर इनोसेंट ठीक है, in appears innocent in ordinary meaning but becomes defamatory due to special fact, but becomes defamatory due to special fact, ठीक है, due to special fact, context और hidden meaning, ठीक है, स्पेशल फैक्ट, कॉन्टेक्स्ट और हिडन मीनिंग। एक नोट लिख लो, इन दिस केस द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द हिडन मीनिंग, इसमें प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा कि जी ये हिडन मीनिंग था इसका। एक केस लिखो, कैपिटल एंड काउंटीज बैंक,
Capital and Counties Bank versus Henty and Sons. 1882। इसमें क्या था, डिफेंडेंट ने जो है एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उसने एक बैंक से चेक को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो इससे ये लगा, इससे ये इम्प्लाई हुआ, इनेंडो में प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि इससे ये इम्प्लाई हो गया कि बैंक जो है बैंकरप्ट है, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर बैंक का चेक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। डिफेंडेंट ने कहा मेरा कहीं पर भी इसमें जो है हिडन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, ये बोलना कि भाई बैंक बैंकरप्ट है, ठीक है, नहीं था। आगे चल के ये हुआ कि ये तो नेचुरल मीनिंग से ही पता चल रहा है वर्ड इनोसेंट है, ऐसा कोई अप्लाइड मीनिंग नहीं था, ठीक है। तो लिखो, इन दिस केस द डिफेंडेंट इशूड a circular refusing to accept checks from a bank, refusing to accept checks from a bank, ठीक है। बैंक से चेक्स को इशू जो है एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया उसने, ठीक है। तो लिखो, बैंक क्लेम्ड इट इम्प्लाइड इंसॉल्वेंसी, बैंक क्लेम्ड इट इम्प्लाइड इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इट इम्प्लाइड इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज हेल्ड दैट दिस was not defamatory, it was held that this was not defamatory, ठीक है, because word in their natural meanings were innocent, words here in their natural meaning were innocent, ठीक है। And any reasonable person would not infer insolvency from this circular, ठीक है। Any reasonable man, तो कोई इससे insolvency, and hence innuendo was not proven, अब एक और केस लिखो, एससीडी एससीडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, एक न्यूज़पेपर ने एक आदमी की एंगेजमेंट, एक दूसरे जो है, जो आज जिस आदमी की ऑलरेडी शादी हो रखी थी और जो उसकी प्लेंटिव जिसने केस किया तो वो उसकी वाइफ थी, ठीक है, एससीडी वाज हिज वाइफ, जो कि उसकी लॉफुल वाइफ थी। तो न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दिया कि उस आदमी की जो है वो एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तो जो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है उसकी एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो सकती है, ठीक है। सो हियर द स्टेटमेंट वाज क्लियर बट innuendo was that now it can be implied that this lady
was living in immoral cohabitation. That this lady is basically living with two, जो है one, like a person who has one another wife also. ये imply हो सकता है. So innuendo was proven here. ठीक है, right? Newspaper published engagement of a man already married. Published innuendo of a, sorry, published engagement of a man already married. Full stop. The plaintiff was his lawful wife. Full stop. Innuendo here was that she was living in immoral cohabitation. इसमें ये हो गया कि भाई जो है immoral cohabitation में रह रही है. ठीक है, ऐसे लिखो. and it was held that the innuendo was established and statement was defamatory. ठीक है. तो पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट हमने समझ लिया. अब दूसरा लिखो. The statement must refer to the plaintiff. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्लेंटिफ को रेफर होना चाहिए. ठीक है, देखो. इफ द स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू द प्लेंटिफ, नाउ मेनी टाइम दिस थिंग हैपेंस कि इंटेंशन बिकम्स इररिलेवेंट. ठीक है, ऐसे लिखो एक सब हेडिंग, इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी. तो जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि उस समय जो सोसाइटी में रीजनेबल पर्सन्स जो हैं उनके माइंड में जो रेप्यूटेशन है वो लोअर हुई या नहीं. बता रही है समझ में. दिस थिंग मैटर्स. ऐसे लिखो. इट इज इमटेरियल वेदर द, इट इज इमटेरियल वेदर द defendant intended to defame the plaintiff, whether the defendant intended to defame the plaintiff or even knew about the plaintiff. ये नहीं कह सकते तुम अरे मैं तो जानता ही नहीं था, अरे मैं तो जानती ही नहीं थी. ठीक है, ऐसे लिखो. what matters is whether, what matters is whether reasonable persons would understand that the statement refers to the plaintiff or not. ठीक है,
इसमें केस लिख लो, हॉल्टन एंड कंपनी वर्सेस 1910। हाँ, ठीक है, राइट दिस केस। एक न्यूज़पेपर है, उसने एक स्टोरी जो है पोस्ट की, ठीक है, एक फिक्शनल, एक सेकंड रुकना। तो एक न्यूज़पेपर ने एक स्टोरी पब्लिश की एक फिक्शनल इंसान के बारे में जिसका नाम था आर्टेमस जोन्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस स्टोरी में उस आर्टेमस जोन्स एक फिक्शनल इंसान था, ठीक है। तो उस फिक्शनल इंसान के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए इसमें, ठीक है। अब एक रियल इंसान निकला उसी नाम का, आर्टेमस जोन्स, वो एक बैरिस्टर था, ठीक है। उसने जो है इस इस कंपनी को सू कर लिया, हल्टन एंड को कि भाई ये तो मैं हूं, ये तो तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो डिफेंस ये था कि न्यूज़पेपर कहता है कि जी ये तो नाम फिक्शनल है, ये आपके बारे में तो हमने नहीं बोला है इसमें। अब इसमें और हमारी कोई इंटेंशन भी नहीं है डिफेम करने की। नाउ इट वाज हेल्ड कि डिफेमेशन हुआ है, क्यों? क्योंकि एक तो वो इंसान बैरिस्टर, और फिर उनकी इमेज इस आर्टेमस जोन्स के फिक्शनल बेशक हो उस कैरेक्टर की वजह से हैम्पर हुई है। तो द पॉइंट इज, इंटेंशन तुम्हारा बेशक नहीं था उस आर्टेमिस जोन्स बैरिस्टर को डिफेम करने का, बट आपके आर्टेमिस जोन्स के कैरेक्टर के नाम की वजह से इन इंसान की जो है रेपुटेशन हार्म हुई है, ठीक है। सर वो मुझे डाउट था इस केस में कि सर बस खाली नाम की वजह से डिफेम हुआ था, या जो उसमें कैरेक्टर दर्शाया गया था उसकी वजह से भी वो वो हुआ था? एलिगेशंस लगाए थे उस कैरेक्टर के ऊपर। ओके। अगर नाम दे दिया होता और फिर अगर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगाए होते तो कोई मतलब नहीं था डिफेमेशन का, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, राइट। लिखो, newspaper published a story about a fictional character Artemus Jones, ठीक है। इसमें लिखो, story contained certain immoral allegations against the character, ठीक है। और ऐसे लिखो, the defense that was given was that the name was fictional. The defense that was given was that the name was fictional and there was no intention to defame, ठीक है। और डिफेम करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये कहा गया, ठीक है। नाउ राइट, ऐसे लिखो, इट वाज हेल्ड दैट द डिफेमेशन वाज लायबल, was held that the defamation was liable because if people who know the plaintiff, because if people who know the plaintiff think the statement refers to him,
जो लोग उसको जानते हैं, अगर वो लोग सोचने लगेंगे कि ये स्टेटमेंट स्टोरी में इसी को कहा है, रेफर्स टू हिम, then it will cause defamation. ठीक है, then it will cause defamation. एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये है। अच्छा, और कोई केस ऐसा इंटरेस्टिंग? हाँ, अब देखो, एक ये केस लिखो, AMA मोहिदीन। देखो, इंडियन पोजीशन इसी सेम चीज को लेके थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इस केस को समझ लो, आप समझ जाओगे। यही सेम इंसिडेंट ऐसा ही हुआ क्या कि एक न्यूज़पेपर ने जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की, ठीक है, कि एक अगरबत्ती एक्सपोर्टर जो है स्मगलिंग कर रहा है। ठीक है, इसमें एक रिपोर्ट आई कि एक अगरबत्ती एक्सपोर्टर ने स्मगलिंग की है, और एक और था इंसान जो कि अगरबत्ती ही एक्सपोर्ट करता था, उसने डिफेमेशन क्लेम किया कि इस पब्लिकेशन से मेरी जो है वो इमेज डिफेम हुई। ठीक है, तो इसमें कोई कहा गया कोई मेरा इंटेंशन नहीं था हमारा ऐसा आपको भी डिफेम हो जाए आप। ठीक है, आगे चल के लेटर ऑन पब्लिकेशन में इस चीज को करेक्ट भी कर दिया गया। ठीक है, तो लेकिन डिफेमेशन हेल्ड नहीं हुआ इस केस में। होता अगर ये इंग्लैंड होता तो, ठीक है, लेकिन यहां पर इंडियन लॉ ना जस्टिस, इक्विटी, कॉन्शियंस, इनको भी प्रमोट करते हैं, और ऐसी ही चीजों को कहा जाता है इनोसेंट पब्लिकेशन। ठीक है, तो इंग्लिश रूल जो है, जो स्ट्रिक्ट एप्लीकेबिलिटी का रूल है, वो ऐसे केसेस में इंडिया में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लिख लो इस बात को। हाँ बोलो, वांटेड टू से समथिंग? एग्जॉस्टेड? कुछ तो बात है, कुछ तो दाल में काला है, या दाल ही पूरी काली है। क्या भाई मयंक, क्या चक्कर है बताओ? दाल पूरी काली नहीं है या सर, दाल में बस कुछ काला है? नहीं नहीं सर, दाल तो सही है पूरी तरह से। अच्छा, काला नहीं है दाल में कुछ? नहीं सर। ठीक है, चलो लिखो। In this case, a newspaper reported a smuggling by a अगरबत्ती एक्सपोर्टर।
Reported smuggling by a अगरबत्ती exporter. ठीक है, फिर ऐसे लिखो, the plaintiff who had the same business claimed defamation. Claimed defamation. जिनका सेम काम था वो उन्होंने कहा कि जी डिफेमेशन हुआ है मेरा भी. ठीक है, the defense that was given was that there was no intention. The defense that was given was that there was no intention. ठीक है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी. एंड करेक्शन was made in the later publication. ठीक है, इस चीज को सुधार भी लिया गया. ओके, अब now it was held that the defamation will not be liable. ठीक है, ये कहा गया कि जी डिफेमेशन लायबल नहीं होगी. The defamation will not be liable. अब नीचे लिखो फिर, the reason is that Indian law follows, the reason is that Indian law follows justice, equity and good conscience. Justice, equity and good conscience. And innocent publication in India does not or should not attract liability. ठीक है, इनोसेंट पब्लिकेशंस को लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसे एक और बात लिख दो कि इंग्लिश रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एप्लीकेबिलिटी इज नॉट फॉलोड इन इंडिया. तो अब यहां से एक आता है कि इनोसेंट पब्लिकेशन. तो नीचे लिखो व्हाट इज इनोसेंट पब्लिकेशन. भाई इनोसेंट पब्लिकेशन क्या होता है जिसके लिए इंडिया में मोस्टली लायबिलिटी को इंपोज नहीं किया जाता. तो लिखो व्हाट इज इनोसेंट पब्लिकेशन. ऐसे लिखो, पब्लिकेशन इज इनोसेंट इफ, publication is innocent if the defendant did not intend to refer to plaintiff. ठीक है, मैं कहां से की थी आपने लॉ. सर HPNLU से, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. HPNLU से. अच्छा, तो कौन सी वाली थी आपकी. 5 ईयर ना. 5 years. कब हुई कंप्लीट. अभी सर 2025 में ग्रेजुएट हुआ था. अच्छा, 2025. अरे इसी साल. मतलब अभी हाँ, पिछले साल ही. ऐसे बोल रहा है 2025. वाह, तो कितने कई साल हो गए हैं. 10 साल प्रैक्टिस हो गए हैं. 5 साल जो है इंटर्नशिप करी एकदम मिल के, एकदम 6 महीने की इंटर्नशिप, 4.5 साल जो है AOR के अंडर रहा. और उसके बाद जो है अब UPSC है. ठीक है, बढ़िया. अच्छा, तो वो दिया है AID बार काउंसिल में करवा लिया रजिस्ट्रेशन. नहीं करवाया.
मतलब वो सर प्रोविजनल वाला लाइसेंस तो मिल गया, अभी मैं 7 जून को एग्जाम है तो वो दूंगा। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना बीसीआई में? हाँ वो तो करा लिया था। कहाँ करवाया, कौन से स्टेट में? यही दिल्ली में ही करा है। हाँ दिल्ली ठीक है, वरना वहां के लिए ना इलाहाबाद जाना पड़ता है हाँ वही वो भर्ती वाले के लिए। दूर पड़ हाँ, हाँ, जाता है। वो बड़ा दूर है, वो बड़ा दूर है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक किया, ठीक किया। चलो यहाँ कहाँ, ये बीसीआई ऑफिस गए थे? हाँ बीसीआई ऑफिस गया था मैं। बढ़िया, सही किया। तो अब देखो इसमें क्या है, तो प्लेंटिफ जो है, मतलब अगर सही में कोई पब्लिकेशन प्लेंटिफ को रेफर नहीं कर रहा है तो उसको कहा जाएगा इनोसेंट पब्लिकेशन। ऐसे लिख लो, एंड डिड नॉट नो सर्कमस्टेंसेस लिंकिंग द स्टेटमेंट टू प्लेंटिफ, and did not know the circumstances linking the statement to plaintiff। ठीक है। सर इससे जो पिछला वाला जो एक केस लिखाया था आपने, वो जोन्स वाला, वो बाहर के देश में हुआ था या इंडिया का ही केस था वो? इंग्लिश केस, इंग्लिश। ओके। हाँ वो एक इंग्लिश केस था। ठीक है। इस केस में जो है, ये रामसुबा अय्यर केस में भी ना दलील यही दी गई थी, इसी केस की दलील दी गई थी कि यहाँ ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो कोर्ट क्लैरिफाइड दिस थिंग आल्सो कि वी वर्क फॉर जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, एंड वी कैन नॉट इन टोटो अप्लाई दिस। ठीक है, हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, एक काम करो, हेडिंग लिखो, या फिर एक सेकेंड, इसी में ना बीच में एक नोट करके लिख लो, फिर थर्ड एलिमेंट की या वो सॉरी इंग्रेडिएंट की बात हम करेंगे, तो इसमें लिखो राइट डिफेमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है। तो जब तक आप स्पेसिफिकली ये प्रूव ना कर दो कि ये डिफेमेशन आपकी हुई है, तब तक नो वन कैन बेसिकली क्लेम डिफेमेशन। देयर कैन बी नो डिफेमेशन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये बात समझ में? एक लार्ज ग्रुप ऑफ लोगों की, इनडेफिनेट लोगों की डिफेमेशन नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात? तो जस्ट राइट दिस, whenever a defamatory statement is made about a group or class of persons, a group or class of persons, no individual member can sue unless no individual member can sue unless he proves that he proves that the statement refers specifically to him. And the reason is that a class includes large number of people.
a class includes large number of people. ठीक है, एक क्लास में तो बहुत लोग होते हैं. Includes large number of people and it becomes difficult to prove that the statement was directed at a particular individual. And hence, if a statement refers to a large or woke class, no individual action lies. ठीक है, उसमें कोई इंडिविजुअल एक्शन नहीं होता. इसमें भी कोई इंडियन केस ढूंढता हूँ, एक सेकेंड. केस लिखो. वर्सेस रजत कांति भद्रा. In this case, it was held that in case of defamation of a spiritual head or community, individual members cannot sue. ठीक है, individual members cannot sue. अच्छा, एक और छोटी सी बात है, क्या इस केस के लिए डिफेमेशन के लिए मान लो एक हमने देखा है ना, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट सेज कि अ पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी. तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को डिफेम करता है तो क्या पार्टनरशिप फर्म क्लेम कर सकती है? अंडर डिफेमेशन, पार्टनरशिप फर्म इज अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स एंड इट इज ओनली अ कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, वो पार्टनर्स का केवल एक कलेक्टिव नाम है. ठीक है, बट सर नॉर्मली तो मतलब कंपनी तो एज अ स्यू कर सकती है ना, कंपनी को स्यू भी कर सकती है और कंपनी स्यू भी कर सकती है. वो भी सू कर सकते हैं, लेकिन डिफेमेशन अगर एक कंपनी का हुआ है, एक पार्टनरशिप फर्म का हुआ है, तो डिफेमेशन के केस में आपको एक कंपनी को जो है आप डिफेमेशन में नहीं करोगे. और डिफेमेशन यू विल हैव टू प्रूव दैट इस पर्टिकुलर मेंबर का जो है पार्टनरशिप फर्म में
हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो केवल एक कलेक्टिव नेम है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, बहुत सारे पार्टनर्स का, ठीक है। तो ऐसे लिखो, हेडिंग डालो डिफेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और नहीं, ये देखो कंपनी का केस अलग है, कंपनी में इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म्स में बिकॉज पार्टनर्स आर टुगेदर कमिंग, तो लिखो इन केस ऑफ द डिफेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, comma, it is not a separate legal entity, and it is only a collective name of partners. अच्छा, एक अगर डिकीज पर्सन है, डिसीज्ड है, मर गया है आदमी, तो उस केस में दो ऑप्शन है। अगर सिविल लॉ पोजीशन है तो कहता है कोई डिफेमेशन नहीं हो सकता। क्रिमिनल डिफेमेशन में जो है, अगर वो उसके जीते जी अगर क्रिमिनल डिफेमेशन उसका हो गया होता तो होगा, या उसके फैमिली का अगर आप क्रिमिनल डिफेमेशन कर रहे हो तो वो मान्य होगा। तो ऐसे एक हेडिंग डालो डिफेमेशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, एक मृत इंसान का डिफेमेशन, एंड राइट civil law position states that civil law position states that there shall be no action for defamation of a dead person, ठीक है। एक डेड पर्सन का डिफेमेशन नहीं पॉसिबल है, सिविल लॉ पोजीशन कहती है ये, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिविल लॉ पोजीशन। नाउ राइट अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ पोजीशन, a defamation suit for a deceased person is maintainable if the statement would harm reputation if the person were alive, ठीक है, if the person were alive and it is intended to hurt the family members or near relatives, और यहाँ ये बात है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी, अब अगला इन पे आ जाओ, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि if there is a defamation from A to B
दिस पर्टिकुलर मस्ट बी नोन टू सी। ठीक है, ये नोन होना चाहिए टू सी। इसमें लिखो पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग द डिफेमेटरी स्टेटमेंट, making the defamatory statement known to, publication means making the defamatory statement known to someone other than the plaintiff, to someone other than the plaintiff। ठीक है, प्लेंटिफ के अलावा किसी और को का पता लगाना, मतलब बताना इस, या जो है कम्युनिकेट होना ये चीज। ठीक है, ऐसे लिखो डिफेमेशन इज एन इंजरी टू रेपुटेशन एंड रेपुटेशन एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ अदर्स। ऐसे defamation is an injury to reputation and reputation exists in the opinion of others। देखो तुम कह रहे हो तुम्हारी रेपुटेशन है, तुम्हारी रेपुटेशन है, दैट्स वेरी राइट, वेरी ट्रू, बट योर रेपुटेशन इज देयर ओनली इन द ओपिनियन ऑफ अदर्स ना, दूसरों के ओपिनियन में ही तो है तुम्हारी रेपुटेशन। एंड नॉट सेल्फ ओपिनियन, अपने आप में नहीं होती रेपुटेशन, दूसरों के नजरिए में होती है। एंड नॉट सेल्फ रेपुटेशन या सेल्फ ओपिनियन, नॉट सेल्फ ओपिनियन। ठीक है, तो ऐसे लिखो, ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट अमाउंट्स टू पब्लिकेशन, व्हाट अमाउंट्स टू पब्लिकेशन। अगर मान लो ए इंसान एक टाइपिस्ट को भी बता रहा है, ठीक है, तो वो भी, क्योंकि एक टाइपिस्ट एक थर्ड पर्सन है, वो भी होगी। तो फर्स्ट लिखो डिक्टेशन टू टाइपिस्ट, डिक्टेशन टू टाइपिस्ट। ऐसे लिखो डिक्टेटिंग अ डिफेमेटरी लेटर टू अ टाइपिस्ट अमाउंट्स टू पब्लिकेशन। ठीक है, एक टाइपिस्ट को एक लेटर डिक्टेट करना इज ऑल्सो डिफेमेशन। ऐसे लिख लो बिकॉज अ टाइपिस्ट इज अ थर्ड पर्सन। टेलीग्राम एंड पोस्ट कार्ड लिखो, बी में टेलीग्राम एंड पोस्ट कार्ड, राइट। टेलीग्राम एंड पोस्ट कार्ड इज ऑलवेज treated as publication because is always treated as publication because right, because telegram is read by a postal official, telegram is read by a postal official and postcard can be easily visible to others, can be easily visible to others। तो ये पहले ज्यादा होता था टेलीग्राम। टेलीग्राम बेसिकली ऐसे ही हुआ करता था, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स की हियर वन पर्सन इज राइटिंग अ मैसेज दैट इज बेसिकली सेंट टू अदर स्टेशन ऑफ टेलीग्राम, देयर द पर्सन इज रीडिंग द सेम मैसेज एंड देन राइटिंग दैट सेम मैसेज। ठीक है, तो दैट इज आल्सो पब्लिकेशन। और फिर एक और भी है कि ऐसी कोई भी चीज विच इज
likely to be read by others, which is likely to be read by others, which is likely to be read by others. ठीक है, लिख लो, लिख लिया, सुपर फास्ट. So, ऐसे लिखो, if a letter is likely to be read by, if a letter is likely to be read by clerk, comma spouse, comma assistant, it amounts to defamation. तो एक और टॉपिक है, injunction against publication of defamatory statement. Injunction against publication of defamatory statement. देखो, इंजंक्शन करना मतलब स्टॉप. इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप. तो ये कोर्ट का ऑर्डर, व्हेन अ कोर्ट इश्यूज एन ऑर्डर टू स्टॉप ईदर द पब्लिकेशन और रिपीटिंग or circulating of any particular statement, then that is called as injunction. So I say, right, what is the meaning of injunction in defamation? What is the meaning of injunction in defamation? So right, an injunction is a court order. An injunction is a court order to stop a person from publishing, repeating or circulating a defamatory statement. A defamatory statement. So if anyone does that, that is called as injunction. All right. Now, right, a court may grant an injunction when. A court may grant an injunction when the plaintiff shows that there is a serious issue of defamation on the face of it. In bracket you can write prima facie case. Prima facie case. ठीक है, देख लो prima facie case. It is also seen by the court that if by not basically see by putting an injunction also there is a harm because the publication stops, it might be earning something. Now if there is more a greater harm by not putting injunction, then only injunction will be provided. So right, the court sees whether if there is a greater harm
that will be caused to the plaintiff, that will be caused to the plaintiff in case injunction is not granted. In case injunction is not granted. ठीक है, तो here अब देखो, चलो ये वाला केस लिख लो, प्रमीला रविंद्रन, प्रमीला रविंद्रन वर्सेस पी लक्ष्मी कुट्टी अम्मा, पी लक्ष्मी कुट्टी अम्मा केस। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रमीला रविंद्रन वाज द क्या बोलते हैं बहू, एंड अम्मा वाज द सास। ओके, नाउ द सन, इनके हस्बैंड और इनका बेटा, ही डाइड। ओके, नाउ बाद में पता ये चला कि एक्चुअली दिक्कत ये आ रही थी कि जो वाइफ है वो बोल रही थी कि नहीं, ही वॉज माई हस्बैंड, एंड द सास वॉज काउंटरिंग दिस थिंग कि नहीं, ये मेरी बहू नहीं है, ही वॉज नॉट द वाइफ ऑफ माई सन। ओके, डेलिबरेटली सेंडिंग हर लेटर्स, ठीक है, उनको बार बार लेटर जो है शी वॉज इशूइंग, शोइंग दिस थिंग कि नहीं, शी इज not my daughter-in-law. Okay, in reply to that, the lady sent all the LIC certificates and every document proving that she was the wife of his son, okay, of her son, ठीक है, तो उसने तो दिखा दिया सब कुछ। issue was कि whether issuing such letters that you are not the wife of my son, you are not my daughter-in-law, so whether issuing such letter amounts to defamation or not, whether that is a defamation or not, the question is this. All right, so the court basically stated that those statements were defamatory in nature, and court granted some in such injunction in that case and stopped the person from issuing such letter. So just write, the plaintiff claimed to be the wife of the deceased, the plaintiff claimed to be the wife of the deceased, क्या खुल गया है, wife of the deceased. In that point only, right, the defendant, who was the mother of the deceased, disputed the marriage, disputed the marriage. Okay, she disputed the marriage and sent letters questioning her marital status. Okay, all right,
So questioned the marital status. Okay. Now there were evidences that were produced by the plaintiff write hyphen and then write marriage certificate, comma, marriage agreement, LIC policy, passport, etc. which prima facie established the validity of the marriage. Right, the next point, the issue was that whether mother-in-law must be issued injunction from making such statements. Now in the next point, right, statements, it was held that the statements were defamatory in nature. And court granted injunction. And the defendant was restrained from sending such letters and making defamatory statements. All right. So this was the entire case. One more very small thing. Communication between husband and wife. तो देखो जनरल रूल क्या है, ठीक है. तो जनरल रूल इज दैट in the law, wife and husband are treated as one entity. Wife and husband in law are not different. All right. So the general law rule says that the communication of basically any such defamatory matter, so communication of any kind of defamatory matter from husband to wife, all right, and from wife to husband cannot be said to be defamatory. ठीक है. So ऐसे लिख लो, there is a general rule in law that there is a general rule in law that husband and wife are treated as one person. And therefore, communication of defamatory matter
and therefore communication of defamatory matter from husband to wife or from wife to husband does not amounts to publication. क्योंकि देखो मैरिज से एक वन एंटिटी क्रिएट होती है, हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ एंड हस्बैंड वन, है ना? तो ये पब्लिकेशन नहीं है, बिकॉज इट इज स्टेटेड दैट फॉर मेंटेनिंग द marriage secrecy it must be that husband will obviously communicate everything to the wife and wife will communicate to the husband. How can they be treated as different? Okay, that's not at all publication. So right, the reason is that marriage creates legal unity. The reason is that marriage creates legal unity. And no third person is involved. Okay, is involved. Okay, and publication requires communication to third party. And publication requires communication to third party. अब एक केस लिख लो, वर्गीज MC Worgीज. This we will be doing in the next class. All right, ये करते हैं अगली क्लास में, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम, अभी वाला नहीं, जो रेगुलर टाइम 2 to 3:30. यस, ओके.